अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक एवरीबॉडी। हाय, गुड मॉर्निंग। शुरू करें? शुड वी स्टार्ट? उसामा बेनज़ीर, गुड मॉर्निंग पता क्या होती है? जब बच्चे सो रहे हैं उनको जगाने के लिए मैं गुड मॉर्निंग कहता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में बंदा जगता है। अल्लाह अल्लाह करे बच्चे, क्यों? इज इट डिफिकल्ट? अच्छा, नमाज पढ़ो। मैंने अच्छा, ये बताइएगा, ये क्वेश्चंस मुश्किल तो नहीं है? आर दे कॉम्प्लिकेटेड? दे आर कॉम्प्लेक्स बट नॉट कॉम्प्लिकेटेड, आई गेस। कोई इसके अंदर लॉजिक नहीं है। यस, मिक्सअप हो जाता है ना, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। यस, एंड ऑल्सो वही उसके अंदर मैं क्या पॉइंट करूं, आपकी मेमोरी के ऊपर बर्डन और कम हो जाएगा अगर आप एनालॉजी क्रिएट कर लेंगे। और जब तमाम मुल्कों में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, सो जस्ट मिक्सिंग देम अप, दैट विल हेल्प्स। कोई ट्रिक बता दें, मेमोराइज ना करें। मैं आपको एक बोलूंगा, छोटी सी एक बेसिक आइडिया याद कर लें। आमना, अगर आपको याद हो वो ये चीजें जो हमने पढ़ी थी वहां पे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव फंक्शन, अगर वो याद कर लें तो उसको यहाँ पे अप्लाई कर दें मोस्टली। ओके, यस आई दैट्स ट्रू, दे मिक्स अप, यस ट्रू। आज के बाद मेरे में 3 क्लासें हमारी हो रहती हैं। हम आज कंफ्यूजन खत्म करके फिर हम जाएंगे पाकिस्तान पॉलिटिक्स यूनिवर्सिटी के 3 लेक्चर रखेंगे इंशाल्लाह। कल हमारी 2 क्लासेस हैं, 3 से 6, और फिर उसके बाद 1 लेक्चर होगा। एनीवे, लेट्स स्टार्ट जी। जी सही है, एग्जैक्टली। लेट्स मूव जी। हम अपर हाउस पे जाते हैं। लोअर हाउस को तो हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। थैंक यू अमना। वेलकम उधर। यस अमना, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। एनीवे, अपर हाउस में चलते हैं। सबसे पहले तो मुझे अपर हाउस के नाम बताएं। यूएस में अपर हाउस का नाम क्या है? यूएस में सेनेट, गुड। यूके में, इन यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स। पाकिस्तान सबको पता है सेनेट, फॉरगेट पाकिस्तान। इंडिया, इंडिया राज्यसभा, गुड। RSOB, गुड। अच्छा, इन टर्की, जी आसान। GNA अपर हाउस नहीं है, वहां हाउस ही एक है। देयर इज नो अपर हाउस ओवर देयर, ओनली GNA। इसको कहते हैं, इसका आंसर विल बी देयर इज ओनली वन हाउस। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज अपर हाउस नेम इन चाइना? यूनिकैमरल, नो अपर हाउस। BRE कहां से आ गया? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। एनीवे, अच्छा, यूनिकैमरल है जी, गुड। अच्छा, व्हाट इज अपर हाउस नेम इन यही है शायद, फ्रांस हो गया सब कुछ। एनीवे, सो सेनेट इन फ्रांस, दैट्स ट्रू। सो इसलिए याद रखिएगा जी, आखिरी 2 में देखे मैंने उसको डैश लगाई हुई है, मींस चाइना, और वहां पे नहीं है अपर हाउस। सो हम यहाँ की बात करेंगे। कंपोजिशन, कितने मेंबर्स हैं अपर हाउसेस के यहाँ पे मुल्कों में? यूके के अंदर है 800 मेंबर्स हैं, पाकिस्तान में 104 हैं, जो कि आपको इल्म होगा। आफ्टर 2000, आफ्टर नेक्स्ट इलेक्शंस, तो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे सेनेट के, दे विल बी रिड्यूस्ड टू 52, सॉरी 96 हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देन इंडिया के अंदर अपर हाउस मेंबर्स आर 245, यूएस के अंदर अपर हाउस के 100 मेंबर्स हैं, और फ्रांस के अंदर हैं 348। अब यहां पे याद रखिएगा, इनमें से फेडरेशंस कौन कौन सी है पहले बताएं, इन जो मुल्क का पूरा हाउस जहां पे हैं।
What states are federations? पाकिस्तान है, ठीक है. Yes, Hassan, you are right. US, Pakistan and India. These are federations. Federations में upper house में members equal होने चाहिए from all units. ऐसा ही है. तो याद रखिएगा, ये कंपोजिशन जब आप लिख रहे हैं तो फ्रांस में और यूके को छोड़ के बाकी जो मुल्क हैं, पाकिस्तान, इंडिया और यूएस, इन 3 मुल्कों में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉम ईच प्रोविंसेस. फ्रांस और यूके में ऐसा नहीं है. एग्जैक्ट नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट लिखिएगा इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच प्रोविंस. अच्छा, अब क्योंकि फिर वो कुछ पाकिस्तान के अंदर आप बाकी सीट भी आ जाती हैं, डिफरेंट हो जाता है. समहाउ जो यूके है उसमें रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं है, फ्रांस में इक्वल नहीं है, बाकी मुल्क में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉम ईच प्रोविंस. बेसिक आइडिया. नेक्स्ट, कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? वैसे तो अगर आप जाने तो अपर हाउसेस के लिए कहते हैं इट्स अ परमानेंट हाउस. हाउस की लिव टर्म नहीं होती, मेंबर्स की टर्म होती है. हाउस इज परमानेंट. House is permanent, but members have term. कैसे? यूके के अंदर अगर बात करें तो यूके के अंदर डिफरेंट है जी. इन यूके they are till life, they are lifelong kind of upper house members. पाकिस्तान के अंदर टर्म है 6 years, बाकी तमाम मुल्क में 6 years है. पाकिस्तान, यूएस, इंडिया और फ्रांस में 6 years है. इन यूएस, यूके में सेंट्रल बनना है, यूके में सेंट्रल होते ही नहीं. अच्छा, इन फ्रांस, सॉरी, इन यूएस 1/3 members retire after every 2 years. In US, 1/3 members retire after every 2 years, while in other states 1/2 of the members retire after every 3 years. पाकिस्तान, फ्रांस और इंडिया में हर 3 साल के बाद आधे मेंबर्स रिटायर होते हैं, लेकिन यूएस के अंदर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स रिटायर. ये याद रखिएगा. उनको रिप्लेस किया जाता है, बट 6 years टर्म पूरी होती है उनकी. क्वालिफिकेशंस अब ये आएंगे, वैसे नीचे रखेंगे पढ़ने के बाद लिखा हुआ है उसके ऊपर आएगा. इन अदर्स, यूएस में 2 years के बाद 1/3 मेंबर्स अपॉइंट होते हैं. अदर्स में 1/3 years के बाद, यानी 6 का आधा कर लें 3 साल के बाद, हर 3 साल के बाद आधे मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान में, इंडिया में और फ्रांस में आधे मेंबर्स रिटायर होते हैं हर 3 साल के बाद. Qualifications: who can become the member of upper house? यूके में डिफरेंट क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, in UK, some are hereditary members. If you belong to a particular family, you are part of the particular family, you can get membership over there. Some are appointed by the crown. Some require legal expertise. So there are different kind of qualifications for different. जी ऐसे ही असने सीट फिक्स नहीं होती असने. हाउस लॉट में फिक्स सीट्स नहीं होती, लेकिन as many members as they can, क्रम जिसको चाहे अपॉइंट कर सकता है वहां मिला. अच्छा, अगर आप जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर एज है 30 years, बाकी सेम एज नेशनल असेंबली. सिर्फ सेनेट की जो एज है वो 30 years है. सेम 30 years एज है इंडिया में, बाकी सेम एज लोकसभा यानी लोअर हाउस. अमेरिका में 30 years एज है, बाकी तो वही है एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वन. एक एज डिफरेंस है 30 years की, और लास्ट लिखा हुआ है द रेजिडेंट ऑफ यूएस फॉर 9 years. 9 years का रेजिडेंट होना चाहिए. अमेरिका में लोअर हाउस के लिए कितने साल से यूएस का रेजिडेंट होना चाहिए? For how many years person should be resident of the US for lower house? 7 years. You are right. 7 साल. और प्रेसिडेंट के लिए
14 years. Good, good. अच्छा, आगे चलते हैं। फ्रांस के अंदर अगेन 30 years and rest are the same as the National Assembly. 30 years and then same as National Assembly जितनी लोग हाउस की मेंबरशिप की चाहिए होती है। इलेक्शंस कैसे इलेक्ट या सेलेक्ट होते हैं अपर हाउस के मेंबर्स? अपॉइंटमेंट अपर हाउस के अंदर, यूके के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में है, वहां पे जो पीएम है वो अपॉइंट करता है कुछ मेंबर्स को और क्राउन के साथ मिलकर, बट सम आर हेरिडिटरी मेंबर्स टू। कुछ को क्राउन अपॉइंट करता है थ्रू प्राइम मिनिस्टर और कुछ जो है वो हेरिडिटरी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, लेकिन वहां इलेक्शन नहीं होते हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर। In Pakistan and India, they are elected by the provincial assemblies. पाकिस्तान में सेनेट के मेंबर्स are elected by provincial assemblies. इंडिया के अंदर उनको स्टेट लेजिस्लेचर्स या स्टेट असेंबलीज कह सकते हैं। दोनों मुल्कों के अंदर प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्ट करती हैं। In US, senators are directly elected by the people. अवाम डायरेक्ट इलेक्ट करती है वहां भी जाके। और फ्रांस के अंदर भी they are indirectly elected. Yes sir, you are right. फ्रांस indirectly elected through regional and local governments. फ्रांस में प्रोविंस नहीं होता, वहां पे रीजनल गवर्नमेंट्स होती हैं और लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, वो इलेक्ट करती हैं। सो यूएस में डायरेक्टली इलेक्टेड है, पर अगर आप में से कुछ लोग जानते हो यूएस में भी पहले उनकी स्टेट लेजिस्लेचर्स इलेक्ट करती थी, बट आफ्टर 17th अमेंडमेंट, अगर मैं गलत नहीं हूं प्लीज करेक्ट कीजिएगा, आफ्टर 17th अमेंडमेंट नाउ दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड। अमेरिकन हिस्ट्री वाले मुझे बता सकें 21st अमेंडमेंट है या 17th है, बट मेरे ख्याल में 17th अमेंडमेंट है, 21st है, ओके आई स्टैंड करेक्टेड, 21st अमेंडमेंट। So now they are directly elected. अभी इलेक्शन हुए जॉर्जिया के, अभी मिक्स है वहां पे, इंडिया और यूएस में प्रोविंशियल सिस्टम बाइकैमरल भी है, यूनिकैमरल भी। समझिए मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। डायरेक्ट इलेक्शन कौन सी असेंबली में है, वो जो भी अमेंडमेंट है उसको देख लीजिएगा आप खुद ही, मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं, मुझे सॉरी, आप लोग खुद देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट जी यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अपर हाउस जो है वो वहां पे मोस्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग होते हैं। लेट्स गो टू द फंक्शंस एंड पावर्स। फंक्शंस और पावर पे जाते हैं। ओके, क्लिक हो गया, सॉरी मुझे कोई बटन क्लिक हो गया जी, आपको पता इस मामले में हम अनाड़ी हैं कंप्यूटर के मामले में। लेट्स गेट टू पावर्स। अपर हाउस की पावर्स पे जाते हैं। Let's set the powers. अभी आ गया। Okay. Okay. ऐसा से निकलो बटन कैसे ले सकते हैं, नहीं लेते उससे। Let's set the powers. लेजिस्लेशन से रिलेटेड क्या पावर्स हैं डिफरेंट अपर हाउसेस की, तो स्टार्ट करते हैं यूके से। अगेन वो टिपिकल पावर्स हैं टू मेक लॉ, टू अमेंड लॉ एंड टू रिपील लॉ अलोंग विद द लोअर हाउस। अपर हाउस लोअर हाउस में कर लॉ को अमेंड भी कर सकते हैं, नया लॉ भी बना सकते हैं और लॉ को रिपील भी कर सकते हैं। ये तमाम मुल्कों के अंदर कॉमन है अलोंग विद द लोअर हाउस। एग्जीक्यूटिव रिलेटेड पावर्स क्या होती है? जो यूके है वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कैन डिबेट द एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज, वो एग्जीक्यूटिव की पॉलिसीज को डिबेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। दे हैव नो रियल पावर नीदर इन पाकिस्तान नॉर इन इंडिया। तीनों मुल्कों के अंदर अपर हाउस इज नॉमिनल, हैविंग नो सिग्निफिकेंट पावर और कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के ऊपर कोई मेजर कंट्रोल नहीं होता, वो डिबेटिंग क्लब है अपर हाउस होते हैं। इन यूएस द अपर हाउस इज पावरफुल, इट नॉट ओनली कैन डिबेट but it also controls.
it has limited control on the president, for example, and obviously the executive. It can question them, it can pass resolutions against them, and it can even launch inquiry against the executive in US. वो एग्जीक्यूटिव के खिलाफ इंक्वायरी भी कर सकता है, उनको समन भी कर सकता है अपनी कमिटीज के अंदर. They have this power over there. And importantly, US Senate also needs to confirm the appointment of officials. कैबिनेट की अपॉइंटमेंट हो, एडवाइजर्स की अपॉइंटमेंट हो, या बाकी एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट हो, दैट हैज टू बी कंफर्म्ड बाय यूएस सेनेट. यूएस सेनेट का ये इख्तियार है कि वो कंफर्मेशन करता है. इट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट देयर अपॉइंटमेंट्स. सवैया मेरा नहीं ख्याल ऐसा है, बट ऑब्वियसली फ्रांस के अंदर ऐसा ही है. टर्की में तो अपर हाउस है भी नहीं. मतलब वैसे डिडंट गेट योर क्वेश्चन, अगर आप दोबारा कर दें. और कंफर्मेशन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है. यूएस में हमेशा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, मिनिमम मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का. फ्रांस के अंदर अगेन अपर हाउस कैन ओनली डिबेट द एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज. वो उस पे मेजर डिसीजन नहीं ले सकती. अपर हाउस कैन ओनली डिबेट इम्पीचमेंट. यूके में तो इम्पीचमेंट है नहीं. बाकी तमाम मुल्कों में इम्पीचमेंट इज डन बाय द अपर हाउस अलोंग विद द लोअर हाउस. लोअर हाउस में इम्पीचमेंट शुरू होती है, अपर हाउस के अंदर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है. नो ऑब्वियसली नॉट हुरिया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता. वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अपर हाउस नहीं देता कभी. यूएस में तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कांसेप्ट ही नहीं है. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कांसेप्ट नहीं होता. आगे चलते हैं जी. Okay. आगे चलते हैं इम्पीचमेंट क्या से. इम्पीचमेंट शुरू तो हमेशा लोअर हाउस से होती है, बट ऑब्वियसली अपर हाउस में जब जाती है तो अपर हाउस में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है. Impeachment is initiated from the lower house and it needs absolute majority in the lower house, but when it goes to the upper house, it requires 2/3 majority. और ये भी याद रखिएगा प्लीज, तमाम मुल्कों में इम्पीचमेंट जो है वो प्रेजेंट की होती है, सिवाय यूएस के. यूएस के अंदर इम्पीचमेंट जो है वो वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर की भी हो सकती है, वहां पे एम्बेसडर्स, डिफरेंट स्टाफ, जो भी एग्जीक्यूटिव है या जुडिशियल ब्रांच का बंदा है, ऑफिशियल है, तमाम ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट वहां पे हो सकती है. Anyway, France will be same है, 2/3 majority and all that. Military powers, declaration of war. जी, even judges really true. Military powers क्या है? Declaration of war along with the lower house. US के अंदर जो है वो जो legislature है वो war declare करती है, lower house, upper house मिलकर war declare करते हैं. तमाम मुल्कों के अंदर, UK से लेकर फ्रांस के अंदर, all have the same powers. Constitutional amendment UK में तो simple majority से along with the lower house and upper house, लेकिन बाकी जो मुल्क हैं वहां पे 2/3 majority of both houses plus the US के अंदर 3/4 majority of the states too. बाकी मुल्कों में states का रोल as such नहीं होगा. डिप्लोमेटिक पावर्स की बात करें तो पाकिस्तान, इंडिया, यूके और फ्रांस के अंदर मोस्टली डिबेटिंग क्लब है, डिबेट कर सकता है अपर हाउस. लेकिन यूएस के अंदर मेजर ट्रीटीज होती हैं, दे रिक्वायर टू बी अप्रूव्ड बाय, दे नीड टू बी रेटिफाइड बाय लोअर हाउस as well as the upper house. लोअर हाउस और अपर हाउस मिलकर इसको रेटिफाई करते हैं मेजर ट्रीटीज को. अच्छा, देन अगर हम नेक्स्ट पे जाएं फ्रांस के अंदर, अच्छा नहीं यूएस के अंदर ये अगर आप देखें तो जो अपॉइंटमेंट्स हैं डिप्लोमेट्स की, एम्बेसडर्स की, स्पेशल एनवाइस की, उनकी कंफर्मेशन भी यूएस सेनेट ही करता है, अपर हाउस ही करता है वहां पे. तो ट्रीटी रेटिफिकेशन दोनों हाउसेस और जो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन है वो सेनेट कर रहा है. फ्रांस के अंदर अपर हाउस का रोल है वो रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज पे है, अलॉन्ग विद द लोअर हाउस. दोनों हाउस मिलकर ट्रीटी रेटिफिकेशन करते हैं, उसके अलावा कोई और पावर नहीं है वो. अच्छा, लेट्स गो टू जुडिशियल पावर्स. जी, जुडिशियल पावर्स क्या है? In UK, the upper house appoints the judges of the Supreme Court.
जी सर, आंसर इज यस। इवन प्रेसिडेंट की जो कैबिनेट होती है यूएस के अंदर, उसकी अपॉइंटमेंट भी कंफर्म तब होती है जब सेनेट अप्रूव करता है, कंफर्म करता है। जुडिशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स यूएस यूके के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, यस इट कैन रिफ्यूज इट। अपर हाउस जो है वो कैबिनेट की अपॉइंटमेंट को रिफ्यूज कर सकता है यूएस के अंदर, यस इट कैन। इसलिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट था जॉर्जिया का इलेक्शन। जॉर्जिया में डेमोक्रेट्स जीत गए हैं, नाउ इट्स 50-50 इन बिटवीन बोथ ऑफ देम। और अब सेनेट जो है वो 50-50 में आ गया, 50 सीट्स हैं रिपब्लिकन के पास, 50 सीट्स हैं डेमोक्रेट्स के पास। और उसमें फिर कास्टिंग वोट पड़ जाएगा स्पीकर वहां सेनेट के। अगर आप बीका आप जानते हो, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो उसका अगर टाई हो जाए तो उसका वोट काउंट होता है। और वीपी जो है वहां पे वो कमाला हैरिस हैं, वो रिपब्लिकन वो डेमोक्रेट हैं। तो अब बाइडेन के लिए आसान हो जाएगा अपनी कैबिनेट अपॉइंट करना, बिकॉज वो अगर टाई होगा तो उसके हाथ में फैसला हो जाएगा। इससे पहले जो है वो रिपब्लिकन की मेजोरिटी थी वहां। सो यूके के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनको अपॉइंट करता है अपर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। पाकिस्तान के अंदर अपर हाउस का एक लिमिटेड रोल है जी। अगर आप जानते हो, अगेन पार्लियामेंट्री कमेटी है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें से 4 मेंबर जो हैं वो नेशनल असेंबली से, 4 मेंबर जो हैं वो सेनेट से आते हैं। तो सेनेट हैज अ रोल इन दैट, इट डज नॉट डिसाइसिवली टेक डिसीजंस, बट इट हैज अ रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इन पाकिस्तान। इंडिया में ऐसा कोई रोल नहीं है। स्टैंड यस, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं है स्टैंड, वो उसके अंदर है जुडिशियल कमीशन में। पार्लियामेंट्री कमेटी में अपर हाउस के 4 मेंबर्स और लोअर हाउस के 4 मेंबर्स। 18 मेंबर में भी था मरियम, 19 मेंबर में भी है, यस। ओके, इन टर्की और चाइना में इन सब का कोई रोल नहीं। अली का सवाल है जी, अली 5 दफा सिर्फ स्टैंड करना है, आपने खड़े होकर उठना बैठना है। वहां पे अपर हाउस है ही नहीं टर्की और चाइना में। जैसा नहीं होती है वो हार्ट बीट 0 पे आ जाती है, तो इनकी हार्ट बीट 0 पे है। अली कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होते। एनीवे, आगे चलते हैं। अच्छा, कंफर्मेशन ऑफ जजेस यूएस के अंदर अगर बात करें, जो फेडरल कोर्ट के जजेस हैं यूएस में, जो फेडरल कोर्ट के जजेस हैं उनकी कंफर्मेशन सेनेट करता है। Senate confirms the appointment of judges of the federal courts, Supreme Court भी और बाकी कोर्ट्स भी। अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, कंफर्म करता है सेनेट। फ्रांस के अंदर पहले बता चुका हूं, 1/3 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट। ये हम पहले बात कर चुके हैं। 3 मेंबर्स नेशनल असेंबली का प्रेसिडेंट, 3 मेंबर्स सेनेट का प्रेसिडेंट, 3 मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। ये अपॉइंट करते हैं। दिस इज अबाउट देयर जुडिशियल रूल। And that is all about these things. This is all about the upper house and the constitution. कोई सवाल है पूछें, फिर इसके बाद मैं जाऊंगा यूके के अंदर, यूएस के अंदर सॉरी, कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर। यूएस में कोई हार्स ट्रेड का कॉन्सेप्ट है, मतलब सीक्रेट बैलेट नहीं भाई, सारे हार्स हमारी तरफ ही होते हैं, उधर नहीं होता है। अच्छा, सेनेट इन पाकिस्तान से सवाल आ रहा था वैसा का। सेनेट इन पाकिस्तान इज सीन एज दे विल प्रोवाइड राइट्स टू बलूचिस्तान। एनी कमेंट? नहीं जी, ऐसा कोई इट वाज नेवर सीन कि बलूचिस्तान को राइट देगा। मैंने इसके बारे में जब बात की थी, अगर आपको याद हो, तो मैंने कहा था अपर हाउस क्यों चाहिए होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अपर हाउस इज रिक्वायर्ड टू एक्चुअली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द स्मॉलर प्रोविंसेस। तो एज अ फेडरेशन अपर हाउस से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसी पास नहीं हो सकती जिसमें से स्मॉलर प्रोविंसेस के राइट से छीन लिए जाएं। दैट्स माइनॉरिटीज का मतलब बेसिकली ये होता है, स्मॉलर प्रोविंसेस या स्मॉलर माइनॉरिटीज। क्वेश्चन कैसे आता है, मैं पहले भी मैंने पूछा था, उस समय मैंने बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन या तो इंडिविजुअली उनकी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की पावर्स, क्वालिफिकेशन वगैरह पे आता है, या कंपैरिजन पे आता है। लेट मी गो फॉर कंपैरिजन मेथड पे समझा दूं। कंपैरिजन पे सवाल है तो कैसे करेंगे, आसान है। यस एग्जैक्टली, अब्दुल वैसे ही करना है, वैसे ही जैसे मैंने हाफ लाख दूसरों का कंपैरिजन कहा था, वैसे ही करना है। फर्ज करें सवाल आ जाता है
कंपैरिजन, ऑब्वियसली कंपैरिजन जब आप सवाल आएगा तो अगर वो पावर्स का पूछता है, पावर्स का जनरली पूछता है, जनरली आप फॉर एग्जांपल हेडिंग लिखेंगे इलेक्शंस, और सवाल में उसने कहा कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और अमेरिकन प्रेसिडेंट का, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और अमेरिकन प्रेसिडेंट का कंपैरिजन पूछा गया है, तो इलेक्शन लिखेंगे, ब्रिटिश पीएम कैसे इलेक्ट होता है, हु इलेक्ट्स हिम, प्लीज बताइएगा। जैन आपके सवाल के बाद मैं पहले एक पढ़ा हूं, प्लीज। कैसे इलेक्ट होता है यूपी का प्राइम मिनिस्टर? वो नॉमिनेट करता है क्राउन, बट अपॉइंट होता है अपनी, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते इसके। ही बिकम प्राइम मिनिस्टर बाय हाउस वोट ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स को इलेक्ट करता है, नॉमिनेट करता है क्राउन। अच्छा, जब ये लिखेंगे फिर नीचे लिखेंगे यूएस प्रेसिडेंट, वो कैसे होता है उसका प्रोसीजर लिखेंगे, कंपैरिजन। अच्छा, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपने लिखना फंक्शंस, लेजिस्लेटिव पावर्स या रोल या लेजिस्लेटिव फंक्शंस, लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव फंक्शन, जो भी लिखना होगा, तो आप कैसे लिखेंगे, हाउ विल यू राइट? आप स्टार्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर से, उसकी पावर क्या है, फिर नीचे लिखेंगे यूएस प्रेसिडेंट की पावर से कंपेयर करेंगे, सिंपल। सो आप मेन पॉइंट जो कंपेयर करना चाह रहे हैं वो ऊपर लिखेंगे, और नीचे एक का क्या है दूसरे का क्या है। ओके, जिशान का सवाल है, पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन कंपैरिजन क्या आया था, देन उसने पूछा था कि ज्यादा प्रॉफिट कौन है। यस जिशान, तो ऑब्वियसली बात, जब कंपैरिजन लिख रहे हैं तो आपको क्लियरली पता चलेगा हु हैज मोर पावर्स। अली, टेबल बनेगा या डिटेल नोट्स? ट्रस्ट मी अली, मैंने पहले हमारा मैसेज में तबला बनेगा या डिटेल नोट्स, मैंने पहले तबला पढ़ना था, सॉरी। टेबल नहीं जी, आपने इस तरह से पैराग्राफिंग करनी है प्लीज। आप चार्ट नहीं बनाएंगे, आप डिटेल से उसको करेंगे पैराग्राफिंग में। ओके, लिखना चार्ट फॉर्म में नहीं है। टेबल से याद करें, लेकिन लिखना अपने पैराग्राफ में। रफ में चार्ट बेशक बना लें, बट पेपर में एग्जामिनर को अपने इस तरह से लिखना है पैराग्राफ में, ज्यादा अच्छा होगा। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, आप जरा लिखें, अपने पास नोट कर लें। जब भी किसी मुल्क के क्वेश्चन पे सवाल आएगा तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन जब लिखेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद आपने वहां पे, या मोस्ट लाइकली एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, आपने एक फ्लो चार्ट डायग्राम बनानी है। आप प्लीज दोबारा सुनिएगा मेरी सवाल, मेरा क्वेश्चन, मेरा पॉइंट याद रखिए प्लीज। आपने आपने क्वेश्चन के एंड पे एक फ्लो चार्ट डायग्राम बना देंगे। फ्लो चार्ट डायग्राम, जिनके पास मेरी किताब है, अगर आपने देखा हो, अगर आप फ्लो देख, जिनके पास मेरी किताब देखा होगा, वहां पे क्वेश्चन के साथ एक फ्लो चार्ट डायग्राम बनी होगी। अगर नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, आप गूगल में जाएं, आप गूगल में जाएं, आप गूगल इमेजेस में जाएं और लिखें यूके पॉलिटिकल सिस्टम, तो फ्लो चार्ट डायग्राम मिल जाएगा। आपने वो बना, someone preferably make it at the end of the question। नहीं, मैं नहीं बना सकता, गूगल इमेज में जाए आपको मिल जाएगा, बड़ा मुश्किल है मेरी बनाना, मेरी ड्राइंग आपको पता है वैसी कैसी है। तो उस चार्ट के अंदर, पूजा के अंदर मेन इंस्टीट्यूशन होते हैं। अच्छा, और मेन इंस्टीट्यूशन को बना के, और उसमें से जिस पे सवाल आया हुआ है उसको हाईलाइट कर दें, बोल्ड कर दें। आप जो मेन, जैसे यूएस प्रेसिडेंट में सवाल आ गया, तो आप क्या करेंगे, यूएस प्रेसिडेंट को के ऊपर जब सवाल आया, आपने उसका क्वेश्चन आंसर लिखा, आखिर जाके यूएस पॉलिटिकल सिस्टम का चार्ट बनाया, उसमें प्रेसिडेंट को हाईलाइट कर दिया। इंट्रो कैन भी बना सकते हैं जहन, बट मैं कहूंगा प्रेफरेंस ये है कि एंड पे बना लें। उससे जहन फायदा ही होगा कि एक एग्जामिनर को क्लियर आइडिया हो जाएगा कि वो जो यूएस का प्रेसिडेंट, इसका रोल आप डिस्कस कर रहे हैं, वो कहां स्टैंड करता है उस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर।
हाय, चलें जी बना के दिखा देता हूँ एक दफा प्लीज आपको, मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ। फर्ज करें कंप्लीट भी नहीं आएगा किसी डायमेंशन में, प्रेजेंट के ऊपर सवाल आता है या प्राइम के सवाल आता है या लोड हाउस या प्रोसेस आता है। ओके जी, फर्ज करें, अच्छा ये एग्जैक्ट नहीं होगा, आप ये इसको फॉलो ना कीजिएगा, आप एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। फर्ज करें हम यूके का बनाते हैं, टॉप पे होगा क्राउन, क्राउन के अंदर आती है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। अच्छा पार्लियामेंट जो है उसके अंदर है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। इन दोनों में से नीचे आ जाता है पीएम प्लस कैबिनेट। अच्छा पीएम प्लस कैबिनेट, अब यहां पे पीएम प्लस कैबिनेट जो है दे एक्चुअली कैन बी चोजन फ्रॉम हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वो कहीं से भी हो सकते हैं, यहां से भी हो सकते हैं, यहां से भी हो सकते हैं, बट दे आर आंसरेबल टू हाउस ऑफ कॉमन्स, आंसरेबल करा सकते हैं somehow। अच्छा फिर नीचे लिखे हैं पीपल, हर जगह पीपल, people choose House of Commons somehow, the people choose House of Commons, that's it। पब्लिक सब उसको इलेक्ट करती है House of Commons को, House of Commons then elects PM and cabinet। तो यू नो इस तरह से आपने बना दिया, मेरा बड़ा गलत से बना है पर आप ठीक सब इस तरह का बना लीजिएगा, आइडिया हो गया थोड़ा सा। क्राउन टॉप पे आ जाएगा, नीचे पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, पीएम एंड कैबिनेट। अगर आप मजीद डेप्थ में जाना चाहते हैं, मजीद डेप्थ में जाना चाहते हैं तो आप ये कर लें, इसके अंदर मिनिस्ट्रीज कर लें, मिनिस्ट्रीज कर लें, मिनिस्ट्रीज सॉरी यूके में मिनिस्ट्री कहते हैं उसको, ये कर लें, ये मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री, सॉरी जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल सवाल आया था हाउस ऑफ कॉमन्स पे, इसको डबल कर दें ताकि एग्जामिनर को ये हो जाए कि इस पे सवाल आ जाए। जी फॉर एवरी पर्टिकुलर सिस्टम जी इट इज बेटर चलिए पीपल लाइक जो बोल देते हैं, बट द पॉइंट इज आपको आइडिया हो गया ना सर होगा कैसे बनाना है, बट यू हैव टू मेक अ चार्ट की ताकि ओवरऑल सिस्टम वाज़ेह हो जाए सर। गूगल इमेज में अभी जाएं, आप देखें यूके पूरा सिस्टम आपको इतने अच्छे नजर आएंगे। एक क्वेश्चन आया जी उसका, why US is Senate is more powerful house, most powerful upper house in the world। इसका बेस्ट तरीका ये है, आप यूएस सेनेट की पावर देखेंगे और कंपेयर करेंगे क्या यूके में ऐसे पावर है, क्या पाकिस्तान में ऐसी पावर है, क्या फ्रांस में ऐसी पावर है, जस्ट सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन के साथ लिखेंगे। यूके के यूएस के सेनेट की पावर्स को हाईलाइट करना है और उसको कंपैरेटिव सेंस में डिस्कस करना है बाय सेइंग दैट दिस इज द मोस्ट पावरफुल अपर हाउस इन द वर्ल्ड। Why it is more powerful? Yes, exactly that. Basically क्वेश्चन नंबर इतने नहीं है, बट लिखनी उसकी पावर्स नहीं है, बट उसकी हाईलाइट करने के लिए देखें ऐसी पावर किसी और के पास नहीं, इस तरह की चीज। ओके लेट्स मूव जी, आगे चलते हैं, मैं अपना चार्ट बिठा दूं तो बेहतर है। मेरे पास नई बुक है, मैंने भी गूगल इमेज से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, मुझे बनाना नहीं आता, इसलिए आप देख लीजिएगा। लेकिन देखिए उसकी हायरार्की ठीक होनी चाहिए। फ्लो चार्ट वो बंदा बना सकता है, फ्लो चार्ट पे रट्टा नहीं लगना आपका, फ्लो चार्ट वो बना सकता है जिसको अंडरस्टैंडिंग होगी सिस्टम की, और उसमें आपने शो ये करना है कि कौन सा पावरफुल है कौन सा नहीं है, कहां पे पावर इक्वल है, कहां पे पावर किसी की ज्यादा किसी की कम, ये इस तरह से आप लिखो। पेपर में रंग कलर कौन सा सही है मुझे नहीं बताइए, आप खुद देख लीजिए।
ओके लेट्स मूव जी, यूएस के अंदर चेक्स एंड बैलेंस चलते हैं। चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम, जी सर, ट्रू ट्रू। मेरी आवाज ठीक आ रही है? ओके, स्टक हो रही है सदाम के, am I audible? Clear? Okay, okay. चेक्स एंड बैलेंस पे चलते हैं। थैंक यू अक्षय। ओके, यूएस के अंदर चेक्स एंड बैलेंस में सवाल अक्सर आता है जी, और या वो क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ पावर्स का पूछेगा या चेक्स एंड बैलेंस का, मोस्ट लाइकली वो चेक्स एंड बैलेंस पे सवाल पूछता है। अच्छा, इसमें आपने कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी डिफरेंट करनी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मॉन्टेस्क का जिक्र करूंगा, और आप इस चेक्स एंड बैलेंस पे सवाल आएगा तो मॉन्टेस्क का जिक्र करेंगे। मैं मॉन्टेस्क पूरा तो नहीं बना रहा, उसका आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे। Now, this checks and balance system is there in the United States political system. US के अंदर इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल आता है, US के सिस्टम का हिस्सा है चेक्स एंड बैलेंस। ये टर्म तो यूज नहीं की गई चेक्स एंड बैलेंसेस की, बट वी डिराइव दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम स्टडीइंग द US political system. अब ये चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम क्या है? This checks and balance system is actually a tool to effectively implement the concept of separation of powers. This system of the United States, US का पूरा सिस्टम है, it provides a system of separation of powers. This system of separation of powers is ensured in the US because it's a presidential system, and this presidential system is obviously by nature, हम पूरी साइंस में पढ़ चुके हैं, presidential system का एक फीचर ये होता है वहाँ separation of powers होती है। वो आप डिफाइन करेंगे presidential system को, कैसे separation of powers होती है, because chief executive is the president and his cabinet, they are not members of the legislature and they are not part of legislature. Now, वो अलग से काम करते हैं, लेजिस्लेचर अलग जमीन में काम करती है, एग्जीक्यूटिव अलग काम करती है, जुडिशरी अलग। ईच ये शेयरिंग आप कर दें, आपसे क्या है, शेयरिंग आप कर दें, शेयरिंग आप कर दें। ओके, अच्छा, नाउ तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम से डिराइव किया गया, वहां से हमने सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आया। बट व्हाई there was need of separation of powers? What is the need of having a separation of powers concept? यहाँ पे फिर आएगी theory of Montesquieu theory, और वो theory क्या है? Montesquieu was a French thinker in the 17th century, a French thinker, 17th-18th century के thinker है। Montesquieu की जो theory है, आप शायद जानते हो, हमने थोड़ा सा क्योंकि फ्रांस के वजह से एक पॉलिटिकल थिंकर पढ़ा था जो फ्रांस से था, अगर आपको याद हो, रूसो का जिक्र हमने किया। Now, during the 18th century, France was governed by the monarchy. Louis dynasty was ruling, Louis 14, 15, 16, and that monarchy was authoritarian. That monarchy was authoritarian, having complete control of the state affairs. Having complete control of the state affairs. The crown was legislature, executive, and judiciary. He had all the powers in his own hands. An authoritarian system was present in France.
लेजिस्लेटिव पावर भी क्राउन के पास है, एग्जीक्यूटिव पावर भी फ्रांस के पास है, जुडिशियल पावर भी। वो क्या लफ्ज यूज करते थे फ्रेंच के अंदर, एक टर्म यूज करते हैं, यूरोपियन हिस्ट्री वाला टर्म, फ्रेंच प्रेसिडेंट, फ्रेंच क्राउन यूज्ड टू से अ वर्ड, मोनार्क यूज्ड टू से वर्ड, आई एम द लॉ। एक फ्रेंच फ्रेज है इसके लिए, मेरे ज़हन में अब नहीं आ रहा, आई एम द लॉ। So the crown used to have all the powers vested in his own hands. No, ultra wide तो और होता है, वो तो judicial review होता है। All powers were vested in the crown. As a result of which, that unified authority. Yes, I'm a state. Wasn't I'm a state too. A unified authority, the crown, used to get corrupt and repressive towards masses. वो एक जुमला बोलते हैं ना, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. So the crown were corrupt, misusing the power. Therefore, when monarchy was abolished, true. Thank you, Mujib, for sharing. Louis 14 ने कहा ये. Therefore, it was proposed by Montesquieu that governmental power must be divided. The governmental power must be divided between three main organs: executive, legislature, and judiciary. That's too far. बेटा मैं एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं किया, बट उसी को रिफाइन किया मैं इसका लफ्ज कॉपी की वजह से ये रिफाइन द मॉडल दैट केम फ्रॉम ब्रिटेन. So Montesquieu has proposed that the governmental authority must be divided into three institutions, three organs: executive, legislature, and judiciary. In this way, power sources can be divided. Therefore, power sources will be divided. Therefore, no abuse of power is likely to occur. Therefore, no abuse of power is likely to happen. This is what he proposed, Montesquieu, and this was the idea that was behind the makers of the US Constitution. US Constitution के बनाने वालों के mind में this was the idea that they had in mind, and this is why they proposed the concept of separation of powers. So they vested legislative authority in Congress, the executive authority in the President, and the judicial authority in the Supreme Court of the United States. Each one of them was to work in their separate domains, separate affairs. ये आइडिया समझ में आया?
बाकी को भी समझ आया? दो लोगों को ही आया होगा। अगर ना समझ आए ना तो कभी आप घर में भी होता है ना, या एक टीचर हो, वो टीचर भी हो, वो कोऑर्डिनेटर भी हो, वो एचओडी भी हो, वो डीन भी हो, तो फिर क्या होता है आपके साथ? उसके अलावा अपील कहाँ करेंगे? फिर आपके लिए मसला बन जाना। So if one person has all the powers, that is likely to be misused and exploitative. That person will become exploitative. It will be misused, and therefore आपको पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी होता है ताकि एक सिमिलरिटी ऑफ पावर जो होती है वो आपको नुकसान ना हो जाए। दिस वाज द बेसिक आइडिया। ऐसा सवाल होता है, दैट्स ट्रू। सो द पॉइंट इज, ये मॉनिटर्स का ख्याल था कि अगर गवर्नमेंटल पावर को डिवाइड कर दिया जाए अमंग 3 ऑर्गन्स एंड ईच वन इज गिवन अ स्पेसिफिक टास्क, तो फिर आसान हो जाएगा। ये ऐसे ही है। एंड दिस आइडिया जिसका बात की उन्होंने कि ब्रिटेन से लिया गया, दिस आइडिया ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम प्लेटो। प्लेटो ने सोसाइटी के अंदर, उसे गवर्नमेंट का नहीं, सोसाइटी के काम, सोसाइटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, अगर आपको याद हो। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन ऑफ द, एब्सोल्युटली, इज इट नॉट फंक्शनल स्पेशलाइजेशन? This is what came from the Platonic idea of justice. वहां से एक कॉन्सेप्ट आया और यहां पे ये अप्लाई किया जाता है। So each organ works. Yes, exactly, come on. This idea came from Platonic idea और ये उसको फिर रिफाइन किया मॉन्टेस्क्यू ने और इसको अप्लाई किया यहाँ पे। Now let's see how this system works in the US political system. US political system में कैसे काम करता है। फिर सेपरेशन पावर्स 3 इंस्टीट्यूशन हैं और उन 3, अच्छा आप चेक्स एंड बैलेंस क्यों? अब सेपरेशन पावर्स में चेक्स एंड बैलेंस से लिंक करो। Yes, Abdul Wahab says yes. चेक्स एंड बैलेंस कैसे लिंक करता है? चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम लिंक कीजिएगा प्लीज। नाउ व्हेन 3 इंस्टीट्यूशंस, दैट इज executive, that is president, legislature, that is Congress, and judiciary, that is Supreme Court, और federal judiciary की बात की जा रही है। There are 3 different organs. There are these 3 different organs. Each one of them works separately, but works in coordination with each other. They combinedly have governmental powers. President अकेला अपने को गवर्नमेंट नहीं कह सकता, ये अपने को गवर्नमेंट नहीं कह सकती, ये गवर्नमेंट नहीं कह सकती। Each one of them has a piece of the governmental power. One piece here, other here, another here. But the question is, when division of work takes place, Congress is meant to legislate, President is meant to implement just execute the laws, judiciary is meant to interpret the laws. But the problem is, what if one of the institutions get rogue? What if one of them steps out of its bound and takes some drastic steps? What if one of them goes beyond the functions ascribed to it, given to it by the Constitution? So each decision must be autonomous and independent. Each one must be autonomous and independent, but there has to be some check on it so that it does not cross the limits provided by the Constitution. For that purpose, the United States political system provides the concept of checks and balances. Yes, exactly, Kamal. That अगर यूके में, यूएस में checks and balances ना होते, ट्रम्प का जो दिल करता, obviously he knew that there are limitations for him. So the point is, जहां पे हर इंस्टीट्यूशन में ऑर्गेनिक होल का लफ्ज बड़ा अच्छा वर्ड है कमाल, ये ऐसे ही जैसे हमारी आंख कान नाक, we work in coordination with each other. So Congress, President, Judiciary,
they have to work in separate domains, but at the same time, they are vigilant enough, they are empowered to guard the political system if any one of them goes rogue. Goes rogue का मतलब है वो अपनी लिमिट से बाहर चला जाए, वो पागल हो जाए, वो कुछ इस तरह की हरकत करना शुरू कर दे जिससे सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाए, then there is a system of checks and balances over there. There is a system over there. This is why checks and balances. अब how that checks and balances, who checks whom? Let us make a cycle. जैसा पहले कहा ऊपर आप में से किसी ने ऊपर कमेंट किया था कि there is a kind of cyclic process. तो उस cyclic process कैसे काम करता है checks and balances का? Let's see that. Let's see how Congress can check president. Congress president पे check कैसे रख सकती है? The Congress has multiple powers to which it can keep a check on the president, जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं, but उसको repeat करूंगा. One of the checks of the Congress on president is the impeachment. The Congress has the power to yes, that's not true. Sorry. So, if president moves beyond his powers, if he moves beyond his role, even for the good or for the bad extent, that doesn't matter. What matters is, if he crosses the limit given by the Constitution, in that case, there has to be a check. And one of the check is, the Congress can impeach the president. Impeachment process कैसे होता है? आप जानते हैं, मैं repeat नहीं करूँगा. Lower house initiate करता है, upper house pass करता है. Has impeachment process for any president been ever approved? Has any president been removed by the impeachment process in US? Ever? None. लेकिन obviously बात है, this is a deterrence against the president. They have never been done. It's a deterrence. Obviously, true. Ali. नहीं होना इंशाल्लाह. Never do. No, Trump will not be the first one. He will not resign. He will not be removed. Acha. Now, Congress can impeach the president, and through impeachment, they can inquire and they can dismiss. अतीला ये यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है. फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, ये बिल्स की रीडिंग होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में आपने पढ़नी है, यहाँ पे नहीं पढ़नी. वो लॉ की भी होती है, impeachment की भी होती है, amendment की भी होती है. Anyway, so Congress can impeach the president in US political system. True. Second, Congress needs to confirm the appointments of the president. President कोई भी appointment करता है, those appointments need to be confirmed by Senate. Congress मैंने लिखा है, but Congress का एक house है Senate. Senate needs to confirm all the appointments made by the president. आप लिखेंगे यहाँ पे कौन सी appointment? Cabinet की appointment, advisors की appointment, ambassadors की appointment, other diplomats की appointments, judges की appointments, military की appointments. Any major appointment that US president has to make has to be approved by the Senate. Senate can reject it. Senate has the power to reject those appointments made by the president. That's a major power of the Senate as well. So ये एक important function है यहाँ पे Congress का ये Senate. Another major check of the Congress of President is treaty ratification. The Congress can, अब ऐसा हम ये पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ तेरे बोल रहा हूँ, सॉरी, बट मैं दोबारा स्लो बोल लेता हूँ, लेकिन ये हम पढ़ चुके हैं सारी, इसलिए मैं तेरे बोल रहा था, लेकिन दोबारा स्लो बोल लेता हूँ. The Congress has the power to ratify the treaties signed by the president or his cabinet members. Congress has the power to accept or reject the treaties signed by the president or his cabinet. It needs to ratify. No, but it won't again. That's the amendment different. Can do that.
एग्जाम्पल लिखनी है रेटिफिकेशन की तो आप बहुत से एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, बहुत दो लिख सकते हैं बट एक मेजर एग्जाम्पल है लीग ऑफ नेशंस की, यस क्लियर, व्हिच वाज वीटोड बाय द यूएस सेनेट इन 1920, और दूसरा है SALT II, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, SALT II, जो कि 1979 में या 1980 के अंदर यूएस सेनेट ने वीटो कर दिया, they refused to ratify it. So there are multiple occasions in which the US Senate or US Congress has refused to ratify the treaties signed by the presidents. League of Nations is one of the examples. दूसरा मुझे SALT II का पता है, बाकी मोहसन ने लिखा, ट्रीटी ऑफ पेरिस में ये लिखा, मेरा इनके बारे में इल्म नहीं है, बट आपको जो भी इल्म हो आप एक दो एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे प्लीज। लुसियाना परचेज को रेटिफाई किया था हमने, ट्रीटी ऑफ पेरिस भी उसको रेटिफाई किया था, तो मैं वीटो की एग्जांपल जानता हूं, रेटिफिकेशन भी बहुत सारी उनकी हुई होगी, बट ऑब्वियसली यू कैन गिव एग्जांपल्स। So Congress can accept or Congress can reject the treaties signed by the President of the United States. These are the main ways in which they have a check on the President. एक माइनर सा और भी है, बहुत सिग्निफिकेंट तो नहीं है बट माइनर है, वो है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। League of Nations, Abdurrahman, and second is SALT II treaty. SALT II treaty, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी, जो कि साइन हो गई थी बट सेनेट ने वीटो कर दिया था 1980 में जाकर। Okay, election of the president. Senate, US Congress has two major roles with respect to the election of the president. One, if president is not elected in the first round through electoral college, then president is elected by lower house and vice president is elected by Senate. Repeat करो. If nobody is elected as the president in the first round, then in the second round, the president is elected by the House and vice president is elected by the Senate. So they can elect the president, that is itself a kind of power over the president. Second, the election of the president and vice president by the electoral college needs to be confirmed by Congress. Election of the president and vice president need to be confirmed by Congress. जिस दिन हमला हुआ उनकी कांग्रेस पे, उस दिन यही हो रहा था। That was what was happening. They had to ratify, they had to confirm the process of the electoral college. So somehow Congress has some control on the presidents over there. President also has some checks on Congress. मतलब वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी चेक नहीं है ना, अब तो प्रेसिडेंट का कांग्रेस पे चेक है, उस पे आएगा वीटो। प्रेसिडेंट का कांग्रेस पे क्या चेक है, मरियम ने बता दिया, पहला चेक है वो है वीटो। वीटो कहते हैं उसका कमांड वो वाला वीटो भी आएगा। President has the power to exercise veto over the bills passed by the Congress. दो तरह की वीटो होती है, one is pocket veto, another is president can send the bill back for reconsideration. No, Congress नहीं कर सकती। Okay, the president मतलब वीटो होता है बिल को या लॉ को, प्रेसिडेंट क्योंकि लॉ बना नहीं सकता इसलिए कांग्रेस के पास वीटो का इख्तियार नहीं है। प्रेसिडेंट वीटो कर सकता है कांग्रेस को।
या तो प्रेसिडेंट बिल वापस भिजवा देता है फॉर रिकंसिडरेशन, या ही हैज द पॉकेट वीटो. पॉकेट वीटो क्या है इसमें आपको पता है, आप जानबूझ के पूछ रही हैं, so I would not answer that. Pocket veto is the sense that president can keep the bill in his pocket, neither saying yes nor no. पॉकेट में डाल देता है, जिप करके बंद कर देता है. And if the bill's life expires, the bill becomes dead. जी मरियम, ट्रू ऐसा ही है, ट्रू. Yes, by it means a delay. Yes, true. Pocket veto means he can actually, the president, what he does is he puts the bill in his pocket, literally नहीं, मतलब sense में, he does not give any comment on that. ना accept करता है, sign करता है, ना वापस भिजवाता है. वो क्यों भिजवा सकता है? Because in America bill has a life. After certain number of days, I guess 10 days है, अगर आप मुझे बता दें, 10 days के बाद bill becomes dead. तो प्रेसिडेंट साइन ना करे 10 दिन में, बिल डेड हो जाता है. इसका मतलब जिसने बिल पास करवाना है वो दोबारा से शुरू से प्रोसेस करेंगे. सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन. वीटो की पावर है प्रेसिडेंट की यूएस के अंदर. ऑल्दो ऊपर जैसा फाद देखा कि जो कांग्रेस है वो प्रेसिडेंट के बिल वीटो को ओवरराइड कर सकती है, बट दैट रिक्वायर्स 2/3 मेजॉरिटी. जी वो वीटो को 2/3 मेजॉरिटी से रिपील कर सकते, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी अगेन मुश्किल काम है, आसान तो नहीं. सर वो तो तब नहीं होगा अगर पार्लियामेंट सेशन डिसॉल्व हो जाए. नहीं ऐसा नहीं है. पार्लियामेंट से एक पार्लियामेंट में कहते हैं उसको कहना है कांग्रेस, और कांग्रेस का सेशन प्रोरॉग होता है, प्रोरॉग के बाद नहीं होता. ओके, पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है. पाकिस्तान को आप बिल्कुल लगेगा. Next, President can impact the Congress by preparing budget. Budget passed by the Parliament Congress in US is always prepared by the President and his cabinet. President और उसकी जो cabinet है, they prepare the annual budget to the Congress. President proposes and presents the budget in the Congress. And in case of clash between the two, the budget can get stuck, leading to shutdown of the US economy. और ट्रम्प बेचारा नैन्सी पेलोसी के खिलाफ करता ही रहा, लड़ते ही रहे दोनों, नैन्सी पेलोसी और वो जो स्पीकर है वहां पे यूएस के अंदर, लीडिंग टू द शटिंग डाउन ऑफ द यूएस इकोनॉमी. No, final power is not in the Congress. They both share the power. A bill has to be approved by the mutual consent of both of them. It has to be mutual consent of both of them. President refused to present a budget that is not passed by the Congress, that is likely to be rejected by the Congress. Nancy is going to have last laugh by impeaching him. She will not. She is trying hard, Mariam, but she won't. She will fail. There is no sink and swim together. Okay, come back to this point. So, President prepares the budget, and Congress, if it wants to amend the budget, needs to get approval of the President. President की मर्जी के बाद उसको amend नहीं कर सकती Congress. That's the power of the President. Another presidential check on Congress is executive orders. If President thinks that Congress is unwilling to pass a particular law, if the President thinks that Congress is unwilling to pass a law on a matter of urgent nature, the President has the power to issue executive orders. His executive orders have the force of the law. This presidential power of executive order has the force of law. Congress cannot stop him
from issuing executive orders. An example is ban executive order to ban the entry of people from 6 Muslim states. The President Trump's executive order that banned the entry of the people from 6 Muslim countries. So executive order here, which is a kind of bypassing the Congress. Sessions. President, ये 2018 में हुआ था शायद इंडिया, 2018 में हुआ था जी। एग्जेक्टिव मामला में किसी इशू भी हो सकता है, लेजिस्लेटिव मामला में नहीं, एग्जेक्टिव मामला में वो एग्जेक्टिव ऑर्डर इशू कर सकता है जी। भैया ही डिड द राइट थिंग। वैसे बात है, अगर हम अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद कर सकते हैं बेशुमार दफा, हम इंडिया के साथ बॉर्डर बंद कर सकते हैं, तो ट्रंप क्यों नहीं कर सकते? Anyway, President in the United States can summon the sessions of the Congress. The President नहीं, वहां executive law की expiry नहीं होती है। The President can summon the sessions of the Congress in urgencies. Whenever he wants to, he can summon the sessions of Parliament for extraordinary time. That's clear. That's my point actually. And lastly, जो कमरान ने पर लिखा था, the Vice President presides the Senate meetings. The Vice President, who is part of the President office का हिस्सा होता है Vice President, he does preside the Senate. वहां Senate का चेयरमैन नहीं होता, Senate को preside करता है Vice President. अच्छा, वो प्रिजाइड करता है। एंड इन केस देयर इज टाई इन द वोटिंग इन द अपर हाउस, अगर सेनेट में अपर हाउस में टाई हो जाए, देन द वाइस प्रेसिडेंट्स वोट हैव द फाइनल अथॉरिटी। इसको हम कहते हैं कास्टिंग वोट। The Vice President has casting vote in case there is tie in the upper house in the Senate. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाइस प्रेसिडेंट प्रिजाइड्स द मीटिंग ऑफ सेनेट। आमतौर पर वो वोट में नहीं जाता, वो डिबेट में हिस्सा नहीं लेता। He does not participate in debates. He does not actually have a vote. 100 मेंबर सेनेटर्स हैं, उन्हीं का वोट होता है। बट अगर 100 सेनेटर्स टाई हो जाए किसी बात में, 45-45, 50-50 में टाई हो जाए, इक्वल वोट्स आ जाए, देन वाइस प्रेसिडेंट जिसके हक में वो डालेगा वो डिसीजन हो। So somehow the president does have an influence on Congress by through vice president who has a casting vote for himself. ये कुछ प्रेजेंटेशन के आगे कांग्रेस की तरफ। Now let's move towards president and judiciary. President का चेक जुडिशरी के ऊपर आसान है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स जजेस, फेडरल जजेस। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू अपॉइंट जजेस ऑफ द फेडरल कोर्ट्स। ही कैन अपॉइंट एनीबॉडी एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ही कैन अपॉइंट एनीबॉडी ऑफ हिज लाइक्स। उस बंदे को लगा दिया जिसके ऊपर हैरासमेंट का केस है, उस बंदे को लगा दिया जिसको व्हाइट सुप्रीमेसी की सपोर्टर कहा जाता है। So he can appoint anybody. No requirement is there. Yes, and there is difference. That's true. Okay. So this is again, president has an important power. He make appointments of judiciary of his own choice. No qualification is needed. Pardon. If federal judiciary convicts people, हम इसको बाद में आएंगे, इसके बाद में
टर्म्स यूएस के अंदर कुछ 4-5 है, बाद में आखिर में आखिरी 5 में होंगे। प्रेसिडेंट जुडिशरी अगर किसी को कन्विक्ट करे, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन। अगेन ट्रम्प के एग्जांपल लेंगे, ट्रम्प पार्डन ऑलमोस्ट 40 पीपल इंक्लूडिंग दोज हु वर इन्वॉल्वड इन किलिंग्स इन इराक, और जो ब्लैक बॉर्डर वगैरह के लोग हैं उनको कर सकते हैं। सो जुडिशरी हैज दिस पावर। कास्टिंग वोट पे दोबारा रिपीट करता हूं जवेरियस को। कास्टिंग वोट इज यूएस सेनेट के अंदर इफ वोट्स आर टाई हो जाए वोट्स का, इन दैट केस द फाइनल अथॉरिटी लाइज विद द वोट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। फिर वाइस प्रेसिडेंट वोट डालता है एंड हिज वोट विल डिटरमिन दैट डिसीजन विल बी टेकन इन दिस वे और द अदर वे, जिस तरह भी डिसीजन होगा। सो टाई वोट जो होता है उसको हम कहते हैं कास्टिंग वोट। सो प्रेसिडेंट का चेक आ गया यहां पे जुडिशरी। फेडरल जुडिशरी का चेक प्रेसिडेंट में क्या है? व्हाट इज द चेक ऑफ फेडरल जुडिशरी ऑन प्रेसिडेंट? Yes, Sharon, that's true. Yes. फेडरल जुडिशरी का रोल प्रेसिडेंट के ऊपर क्या है? यस ठीक बिल्कुल लिखा आरम ने भी और अमरान ने भी, जुडिशियल रिव्यू। प्रेसिडेंट के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं, दे कैन बी रिव्यूड बाय जुडिशरी इफ दे कंट्राडिक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन से कंट्राडिक्ट कर रहा हो, देन फेडरल जुडिशरी हैज द पावर to reject such an executive order. This is again a judicial review. So judicial review सिर्फ कांग्रेस के अगेंस्ट नहीं होता, judicial review is also there against the executive orders of the president. Same example लेकिन जो ट्रंप का बैनिंग का डिसीजन था 6 मुस्लिम कंट्रीज को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में, that was dismissed by the Federal Court of New York. यूएस की जो फेडरल कोर्ट है उसने प्रेसिडेंट ट्रंप के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को नल एंड वाइड करके डिसमिस कर दिया और तो सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया था इसको बाद में। यस एग्जैक्टली, सॉरी, दिस इज जुडिशियल पावर एंड चेक ऑन द प्रेसिडेंट। एंड लास्टली impeachment. The impeachment proceeding against the president in Senate, ये फिर भी करो, the impeachment proceedings against the president in Senate are presided by the Chief Justice of the US Supreme Court. I repeat, the impeachment proceedings against the president in Senate are presided by the Supreme Court Chief Justice of the United States. So he has a role to play. He doesn't have a major power, but he has a role to play in the impeachment process of the president. ये एक मेजर चेक है जुडिशरी का प्रेसिडेंट। लास्टली कांग्रेस का जुडिशरी। What is Congress check on judiciary? Check of US Chief Justice of the United States. Okay. Congress का check judiciary. Congress confirms the appointment of federal judges. The Congress has the power to confirm the judges of the federal courts. Appoint the judges for president, but they need to be confirmed by the Congress. And जैसे उन्हें लिखा impeachment. Congress is the only institution that has the power to dismiss the federal judges. Congress is the only institution which has the power to dismiss the federal judges through impeachment. सुप्रीम कोर्ट के जज या फेडरल कोर्ट के जजेस उनको रिमूव कर सकती है कांग्रेस थ्रू impeachment प्रोसेस। वो मेरी बात 2 राउंड से शुरू होगा।
फिर अप्रोच में जाएगा, सेम प्रोसेस. This is Congress check on judiciary, and lastly, judiciary's check on Congress. Judiciary's check on Congress. Federal judiciary also have a check on Congress. और वो क्या check? Judiciary can veto judicial review. No, Mariam, no. Answer it. Judicial review. The federal judiciary in US has the authority and the power to exercise judicial review. और ये किस केस में हुआ था? When was for the first time this judicial review was exercised? उस केस का नाम भी बता दें, आपने पढ़ा हुआ सबने. मार्बरी वर्सेस मेडिसिन केस. मार्बरी वर्सेस मेडिसिन केस के अंदर 1803 के अंदर जस्टिस मार्शल ने सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू इस्तेमाल किया था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, एंड ही डिसमिस्ड द लॉ ऑफ द कांग्रेस. दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट जुडिशियल रिव्यू वाज एक्सरसाइज्ड. ओके, ये एक जुडिशियल की पावर है कांग्रेस के ऊपर. एंड दैट्स ऑल. So this is how the system of checks and balances works in United States के अंदर. अगर आप देखें जिस तरह पहले किसी का साइक्लिक प्रोसेस नजर आता है. Each institution is bounded by the other institution. पेपर में लिखेंगे कैसे? इस स्ट्रक्चर को बोल तो ऐसे नहीं बनाएंगे. आप हेडिंग देंगे कांग्रेस चेक ऑन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट चेक ऑन कांग्रेस, प्रेसिडेंट चेक ऑन जुडिशरी, जुडिशरी चेक ऑन प्रेसिडेंट. तो इस तरह से आप करते करते पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे. एनी क्वेश्चन ऑन चेक्स एंड बैलेंसेस जी पूछें, फिर आगे चलते हैं. ये चार्ट लास्ट में बना. Yes. What can Congress do about the executive order of the president? It can do nothing. It can do nothing unless it passes a law that goes against the executive order. It can pass its own law against the executive order. जी भैया पूछें. सर ये सेपरेशन ऑफ पावर्स पार्लियामेंट्री सिस्टम में कर सकते हैं? एनी चांस? नो, ऑब्वियसली नॉट. मरियम देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट. फिर सेपरेशन ऑफ पावर कैसे हो सकती? Casting vote means अगर फर्ज करें एक तरफ 40 वोट, दूसरी तरफ 40 वोट बराबर आ गए. अब वो जो सेनेट का प्रिजाइड करने वाला बंदा है, वाइस प्रेसिडेंट, वो बैठा होता है, देखता है कि जितना ही हो गया. अब वो कहेगा फॉर एग्जांपल कि मैं एक ही हक में वोट डालूंगा. जब वो एक ही हक में वोट डालेगा तो वो एक डिसीजन हो जाएगा, फॉर एग्जांपल हाँ में या ना में, लॉ पास हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा. दैट मींस आप लोग ले ले पिक्चर, अभी ले, ये ले स्क्रीनशॉट ले. फ्रांस और टर्की में चेक एंड बैलेंसेस वाला सीन नहीं है, नहीं कि उतना स्ट्रांग नहीं है. और पेपर में सवाल करता हूं तो बिल्कुल नहीं आता उसके बाद. देयर इज लिमिटेड बट ज्यादा नहीं. पिक्चर ले लीजिए सर, लोग तो स्टूडेंट्स को बात करता हूं ग्रुप में सर कर दो. जी पीएमएस में इंपॉर्टेंट है. अरे डज नॉट वंस पीपल को जुडिशियल अदर फंक्शन नहीं होती. यस सर, पीएमएस में आता है सवाल. After this is appointed, only Congress has checks on judiciary. ऐसा नहीं है मियां सलमान, लिमिटेड हद तक प्रेसिडेंट का बनता है, खासकर पार्डन के सेंस में. पार्डन के सेंस में बनता है. अनिशा ये पेपर में आएगा तो नहीं यहाँ पे, बट यूएस के स्टेट गवर्नर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल. लेकिन हम यहाँ करेंगे नहीं. विल बी कमांड नहीं की बात सब कुछ पड़ेगा. बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको पड़ेगा. एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट. एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट इज प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स होते हैं जो कि ऑन मैटर्स रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव पावर. एग्जीक्यूटिव के मामलों से रिलेटेड पावर जो होती है उसको वो ऑर्डर्स के थ्रू कर सकता है. अगर वो ऑर्डर जो होता है प्रेसिडेंट का, वो उसकी जो स्टेटस है, इट इज इक्वल टू लॉ. एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट आर हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ. पाकिस्तान में भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स प्राइम मिनिस्टर इशू करता है, उसकी भी फोर्स ऑफ लॉ की पावर ही होती है. बट वो एग्जीक्यूटिव मामला में कर सकता है, बाकी मामला में नहीं कर सकता. Competing elites, political ability and bureaucracy. Some obviously ये सवाल इसमें भी नहीं आ रहा. पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आता है वो मालूम है. It's not exactly the same one, but it's a different one. It's a different. देखिए ऑर्डिनेंस होता है लीगल मामला होता है. जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो एग्जीक्यूटिव के डिसीजन होते हैं, एग्जीक्यूटिव के मामला होते हैं, लेजिस्लेटिव मामला नहीं.
अब ना आई विल गिव द लिस्ट एट द एंड, 3 4 5 मेन टॉपिक होंगे, ज्यादा नहीं है। I would at the end, I would at the end. पाकिस्तान के अंदर ऑर्डिनेंस जी इशू प्रेजेंट करता है, बट द एडवाइस ऑफ द पीएम, ये लिखवाया हुआ मैंने आपको। प्रेसिडेंट की पावर जब लिखवाई थी, मैं लिखवाया था ही इशूड ऑर्डिनेंस ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। अमेरिका में ऑर्डिनेंस नहीं होता। पीएमएस का बता दिया जी, इस पे टैक्स एंड बैलेंस का सवाल आता है। यस ऑब्वियसली वासिफ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। ये मैंने लिखा है जी, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करता है, जुडिशरी कैन एक्सरसाइज जुडिशियल रिव्यू अगेंस्ट द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। और इसके एग्जांपल भी लिखवाई मैंने आपको कि जो मुस्लिम एंट्री बैन थी, उस हवाले से उसको जुडिशियल रिव्यू किया था न्यूयॉर्क की कोर्ट में, और ट्रंप ने फिर उस पर कहा था कि दीज आर नॉट फेडरल कोर्ट्स, दीज आर ओबामा कोर्ट्स। और कहता 29 में से 21 जज ओबामा ने अपॉइंट किए हैं, और सारे के सारे वही ओबामा के फैसले दिए जा रहे हैं। ओके, अब मैं लिखने अपने पास कुछ टॉपिक अगर आप लोग दिखना चाहेंगे जो हमने मिस किए हुए। मॉन्टेस को पढ़ना है, हेगल को पढ़ना है, प्रेशर ग्रुप्स को पढ़ना है, और जो आपने नहीं पढ़े अभी तो ये पढ़ लेना, फिर आगे बताऊंगा। मैं लिस्ट में बना दूंगा, मैं आपको शेयर करूंगा। Why there is need of law or bill if it's an executive issue? No, ऐसा ना देखें, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को और लॉ को मिक्स कर रहे हैं आप लोग। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है जो एग्जीक्यूटिव की पावर है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ही इश्यूज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स को इंप्लीमेंट, उस अपने इंप्लीमेंटेशन के लिए, अपनी फैसिलिटेशन के लिए जो ऑर्डर इशू करता है उसका ऑर्डर करता है। इट्स हैविंग द फोर्स ऑफ द लॉ बट इट्स नॉट द लॉ। फात 3 क्लासेस और होंगी, कल 2 हैं और 1 और होंगी। इतने सारे सवाल आए जा रहे हैं। शुड वी, अगर आप लोग एक मिनट ठहरेंगे, मेरा सवाल उतने आई जा रहे हैं, मैं तो देख लूं। लेनिज्म नहीं पढ़ जी, पॉलिटिकल कल्चर करवा दे, नहीं इंपॉर्टेंट, वो पीएमएस के लिए पढ़ है। गजाली यस इंपॉर्टेंट है, गजाली करना है कि आप लोगों ने हमें कहा सर, सर बता दिया है। सब पॉलिटिकल साइंस गैस पेपर नहीं आएगा, मुश्किल है जी गैस पेपर पॉलिटिकल साइंस का। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। पीएमएस के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट शेयर कर दें जी, श्योर। एनी क्रिटिसिज्म ऑन स्टूडेंट्स, भैया किसकी क्रिटिसिज्म? मैंने कहा था 9 लेक्चर्स होंगे, मैंने 9 नहीं कहा था, मैंने कहा 6-7 होंगे आई गेस। पाकिस्तान की अगले टॉपिक हम पाकिस्तान का क्वेश्चन करेंगे। अगले टॉपिक हमारा कल पाकिस्तान पे बात करेंगे, पाकिस्तान के हवाले से हम बात करेंगे, और पाकिस्तान के अंदर क्वेश्चन पे होगा। इसी चार्ट में अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट पे पाकिस्तान के क्वेश्चन पड़ेंगे, और फिर हम जाएंगे पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज 2-3 जैसे जी। ऑब्वियसली लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यस श्योर, इतना व्हाई नॉट। प्रेशर ग्रुप्स हम आप लोग खुद कर लीजिएगा, आसान है, कोई तो मुश्किल नहीं। अगर आप लोग पढ़ के देखें तो सही, मेरी किताब से पढ़ ले, मतलब किताब से पढ़ ले, इतने आसान से लफ्ज जी। फार्मूला से पाकिस्तान करेंगे, यस वी विल डू दैट शॉर्टली, बट हम करेंगे। थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। अच्छा, जिनके पास मेरी बुक है, आप आखिर में जाके कुछ टर्म्स हैं, आपने प्लीज उसको पढ़िएगा। कुछ टर्म्स हैं खासकर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, फिलिबस्टरिंग है, स्पॉइल सिस्टम है, स्टेट है। कल मैं शॉर्ट सा उनको एक्सप्लेन करूंगा, और फिर हम पाकिस्तान के सिस्टम पे आएंगे। पाकिस्तान पे कल इंशाल्लाह बात करेंगे डिटेल्स। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। Okay.